हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ियारफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। हमारा 11th का कोर्स भी चल रहा है और आज से मैंने 12th का कोर्स भी शुरू कर दिया है। 11th का जो कोर्स चल रहा है उसमें मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जिसमें 3 लेक्चर आ चुके हैं। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ 12th का कोर्स भी, बायोलॉजी कोर्स। और ये है लेक्चर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसका जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। तो जो भी नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नोट्स मैं PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सब कुछ यहाँ पर फ्री, एवरीथिंग इज़, सब कुछ फ्री है, ठीक है। और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और ऐसा ही करता हूँ हर लेक्चर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं डाल लेता हूँ टेलीग्राम पे अपने। और टेलीग्राम का लिंक भी ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो लेक्चर देखें, टेलीग्राम पे विजिट करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लें मुझे। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछें, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, NCERT क्लास 12 यूनिट 6 चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फ्री हियर, टेस्ट सीरीज, गेट डेली प्रैक्टिसेस, क्वेश्चन नोट, सब कुछ फ्री यहाँ पर, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से NCERT और 100% कवर करूँगा। और NCERT के अलावा थोड़ा सा बाहर भी जाऊँगा, थोड़ा सा, जहाँ पर नीट वगैरह में जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक शुरू कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। द लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी लाइफ स्पैन के बारे में, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो एक ऑर्गेनिज्म है, वो पैदा हुआ, ठीक है, और पैदा होने के बाद मर गया। मतलब कि पैदा होने से लेकर के डेथ तक, मरने तक जितना वक्त उसने गुजारा, पैदा हुआ और पैदा होने से लेकर के उस ऑर्गेनिज्म के मौत तक का जो वक्त है वो होता है लाइफ स्पैन, ठीक है। कि ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, बर्थ हुआ और उस जितना वक्त दुनिया में गुजारा एंड देन फिर वो मर गया, तो उस वक्त को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विथ देयर sizes of crows and parrots are not very different, but yet their lifespan show a wide difference। ध्यान सुनेगा, लाइफ स्पैन जो है कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना लंबा होगा या कितना छोटा होगा, वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। साइज से कोई मतलब नहीं है कि किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा। जैसे कि बात करते हैं क्रो, कौवा, और पैरोट, तोता के बारे में। तो कौवा और पैरोट का साइज़ क्या लगभग एक जैसा ही होता है, आसपास सिमिलर ही होता है। लेकिन अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो कौवा जो है सिर्फ 15 साल जीता है, और तोता की बात करें तो 140 ईयर्स, 140 साल तोता जीता है। लाइफ स्पैन तोता का 140 साल, कौवा का 15 साल, लेकिन साइज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो साइज से कोई मतलब नहीं है लाइफ स्पैन को। उसी तरह बात करते हैं आगे। ए मैंगो ट्री अप टू 300 ईयर्स एज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री 900 to 1500 ईयर्स। ध्यान दीजिए, मैंगो ट्री और पीपल ट्री के बारे में बात करें हम लोग, तो आम का पेड़ जो है, मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन क्या है, अप टू 300 ईयर, ठीक है। लेकिन पीपल ट्री का बात करें तो पीपल ट्री का लाइफ स्पैन जो है वो 900 to 1500 ईयर तक का हो सकता है। मतलब कि मैंगो ट्रीज के लाइफ स्पैन से कंपेयर करें 3 गुना से लेकर 5 गुना ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है पीपल ट्री का। वाट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी
दैट इज दो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देखिए अब दूसरी बात करते हैं, लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना लंबा हो या कितना छोटा हो, उससे हट के बात करते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन किसी ऑर्गेनिज्म का कितना भी लंबा हो या कितना छोटा हो, हर ऑर्गेनिज्म को डेथ आती है, मौत आती है, मरना उसका तय है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात कह रहा है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है। यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अमर बता रहा है। यहाँ पे अमर से क्या मतलब है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अमर से यहाँ पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा जीता रहेगा, हमेशा जीता रहेगा, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे ये मतलब है कि जब तक उस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं मारेगा तब तक वो नहीं मरेगा, ये मतलब यहाँ पे। तो एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि जब तक इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके नहीं मारता, जब तक नहीं मारेगा तब तक वो जीता रहेगा हमेशा, ठीक है। डेथ उसको भी आएगी लेकिन कोई उसको मारेगा तब, ठीक है। हुआ क्लियर? आ रहा समझ में? नहीं आता कमेंट करके पूछ लो यार। तो देखो यहाँ पे फिगर, यहाँ पे ये जगह मैंने आपके लिए छोड़ी है, ये आपका होमवर्क है, इसको बना लीजिए। कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना लाइफ साल जीता है, ठीक है, आपका होमवर्क। बाकी जो बचा हो देख लीजिए। यहाँ पे बटरफ्लाई 1 to 2 वीक सर्वाइव करता है। लाइफ स्पैन है क्रो का 15 ईयर्स, पैरोट का 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, टॉर्टवाइस का 100 से लेकर 150 ईयर्स। बाकी जो बच गया है उसको आपको खुद बनाइए, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ। अब रिप्रोडक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है दूसरा ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, एक चाइल्ड प्रोड्यूस करता है, एक बेबी प्रोड्यूस करता है, जो चाइल्ड, जो ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा ही होता है, मतलब सिमिलर होता है और आइडेंटिकल भी देखने मिलता है, सिमिलर भी देखने मिलता है और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी भी देखने मिलता है। दोनों तरह का होता है, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा ही क्या होता है, सिमिलर होता है। ऑफ स्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। फिर वो ऑफ स्प्रिंग ग्रो करेगा, बढ़ेगा, मैच्योर होगा, फिर वो ऑफ स्प्रिंग जो है आगे चल के खुद एक नया ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और यह सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। Thus there is a cycle of birth, growth and death. Reproduction enables the continuity of the species generation after generation. तो वहाँ बर्थ मतलब पैदा होना, फिर ग्रो करना, बढ़ना, फिर डेथ, फिर ख़त्म हो जाना, मौत आ जाती है, उसको मर जाना। तो वहाँ बर्थ, ग्रोथ और डेथ का साइकिल चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? बर्थ, ग्रोथ और डेथ का साइकिल चल रहा है। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है स्पेसीज के, ऑर्गेनिज्म के, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैक्स से मैक्स मैं कितना जी सकता हूँ? 100 साल, मैक्स से मैक्स अगर जीना होगा तो 100 साल, ठीक है। उसके बाद आगे की ज़िंदगी में मैं तो नहीं रहूँगा। लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसा चीज़ है जो मेरे जनरेशन को आगे मेंटेन करके रखेगा, कंटिन्यूटी को बरकरार रखेगा। मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मेरे बाद जो मेरा जनरेशन आएगा वो आगे के 100 साल जिएगा, फिर उसका जनरेशन आएगा आगे के 100 साल जिएगा।
तो ऐसे कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसी तरह हर ऑर्गेनिज्म का इसी तरह कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है। तो रिप्रोडक्शन जो है इस कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। तो एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट मतलब कि वो रह किस जगह रह रहा है, ठंडे इन्वायरमेंट में है, गर्म इन्वायरमेंट में है, या कौन सी जगह में रह रहा है, वो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म का इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब उसका बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का बनावट कैसा है, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। तो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता होगा, वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में, मतलब कौन सी जगह पे वो रह रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, इन सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two type। अब रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है या एक सिंगल अकेला ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gametes formation, the reproduction is asexual। ध्यान सुनिएगा, जब ऑफ स्प्रिंग या कोई चाइल्ड का बर्थ होता है, ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, कोई ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एक सिंगल पेरेंट से, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ एक सिंगल पेरेंट से, मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे, और वहाँ पे ना तो गेमेट का फॉर्मेशन हुआ और ना ही गेमेट का फ्यूज़न हुआ, ठीक है। मतलब कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे, और इसमें मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूज़न भी नहीं हुआ, ना ही मेल फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस तरह के ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन को, इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो दोनों पेरेंट्स बिल्कुल अपोजिट सेक्स के होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है, और मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूज़न भी होता है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आ रहा समझ में? तो अब बात करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में थोड़ा, ठीक है। डिफिनेशन देखते हैं पहले। प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन हुआ एक सिंगल पेरेंट के ज़रिए, और इसमें ना तो फॉर्मेशन हो रहा है और ना ही फ्यूज़न हो रहा है गेमेट्स का, इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दी यंग वन रिसीव ऑल इट्स जीन फ्रॉम वन पेरेंट्स। तो इसमें जो यंग वंस प्रोड्यूस होता है उसमें सारे जीन्स जो होते हैं, जेनेटिक कंपोनेंट जो होते हैं, वो सिर्फ सिंगल पेरेंट्स आए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। अगर हम अपनी बात करें तो मैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ हूँ, तो मेरे में दो पेरेंट्स के जीन हैं, मेरे फादर के जीन्स भी हैं मेरे में, मेरे मदर के जीन्स भी मेरे में। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जो ऑफिस में प्रोड्यूस होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स के जीन होंगे, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज गेमोजेनेसिस और एगेमोजेनी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग गेमोजेनेसिस भी बोल सकते हैं या एगेमोजेनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। गेमोजेनेसिस या फिर एगेमोजेनी। इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, ऑल्सो टर्म एज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। सुनिए, ध्यान से सुनिए।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। कौन सा? माइटोसिस। आपने पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, नहीं पढ़ा है तो मेरा लेक्चर चल रहा है ऑलरेडी, सेल साइकिल सेल डिवीज़न, उसको देख लीजिए, मैंने वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो माइटोसिस माइटोटिकली सेल डिवाइड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग कॉमनली रेफर्ड एज क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे सिमिलर होते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं दिखने में, इसलिए उसे क्लोन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 होंडा सिटी कार खड़ी है, दोनों ब्लैक कलर की है। हाँ, नंबर प्लेट नहीं लगा उस पर, अभी नंबर प्लेट एकदम शोरूम में लगी हुई है। 2 होंडा सिटी दोनों ब्लैक कलर की है। ठीक है, तो दोनों, अब मान लीजिए कि उसमें से एक होंडा सिटी मेरी है और एक होंडा सिटी मेरे दोस्त की है, तो कोई बता सकता है देखकर कि मेरी कौन सी, मेरे दोस्त की कौन सी? नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, एकदम क्लोन एक दूसरे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Asexual reproduction occurs in protozoans and some lower animals such as sponges, coelenterate, certain worms and tunicates. It is absent among the higher non-vertebrates and all vertebrates. सुनिए, asexual reproduction जो है वो प्रोटोजोआ में होता है और लोअर एनिमल्स में देखने मिलता है। लोअर एनिमल मतलब छोटे एनिमल्स, जैसे कि स्पॉन्जेस, सोलेंट्रेट्स और कुछ वॉर्म्स और ट्यूनिकेट्स में। ठीक है, लेकिन हायर नॉन वर्टिब्रेट्स और सारे वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स में, हायर नॉन वर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता। ठीक है, अब ये थोड़ा एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान दीजिएगा। इन दिस मेथड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल मतलब पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। एज अ रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल ही नहीं होता, बल्कि वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का। ठीक है, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो वैसे जेनेटिकली सिमिलर और मॉर्फोलॉजिकली इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्लोन टर्म इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है पता? मॉर्फोलॉजी मतलब कि ऑर्गेनिज्म का ऊपरी स्ट्रक्चर देखने में कैसा, गोरा, काला, लंबा, ये मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी कैसा है? वो हुआ ऊपरी स्ट्रक्चर। और एनाटॉमी बात करें तो एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कि ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब ऊपरी स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, दिखने में कैसा ऊपर से। Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. Asexual reproduction जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट और एनिमल में भी देखने मिलते हैं, जिस प्लांट और एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स the organism or the parent cell divides by mitosis into two to give rise new individual. प्रोटिस्टा और मोनेरा में, प्रोटिस्टा और मोनेरा ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये दोनों क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेल डिवाइड करता है माइटोसिस से। सेल कैसे डिवाइड करता है? माइटोसिस से डिवाइड करता है 2 भाग में। ठीक है, तो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। तो इन ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटिस्टा मोनेरा में सेल डिवीजन इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन खुद ही एक रिप्रोडक्शन का मोड, रिप्रोडक्शन का जरिया है।
5 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 5 तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग सबको बारी बारी से। पहले बात करते हैं हम लोग बाइनरी फिजन के बारे में, ठीक है। बाइनरी फिजन इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू 2 स्मॉल nearly equalized डॉटर इंडिविजुअल। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि पेरेंट डिवाइड करते हैं 2 हाफ में, 2 छोटे छोटे हिस्सों में। दोनों हिस्सा जो पेरेंट का बिल्कुल इक्वल होता है, दोनों डॉटर इंडिविजुअल क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है एक दूसरे के। तो एग्जांपल है बाइनरी फिजन किस में देखने मिलता है, प्रोटोजोआ में, अमीबा, यूग्लेना, बैक्टीरिया, प्लेनेरिया, ठीक है। मोड ऑफ बाइनरी फिजन की बात करते हैं। इन बाइनरी फिजन द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट, subsequently the mother cell split into 2 equal size daughter halves और cells। यहाँ पर ध्यान दीजिए बाइनरी फिजन में मान लो एक सेल, इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है, ये न्यूक्लियस है बीच वाला। तो पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 2 हाफ में, ऐसे दो हाफ में बढ़िया न्यूक्लियस। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तब जाके 2 सेल बनेगी, ठीक है। अब दोनों सेल इक्वल साइज में होगी बिल्कुल, ठीक है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन का भी वहाँ 3 मोड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन, ज़्यादा टफ नहीं है, इतना लोड मत लीजिए, बहुत आसानी है। सिंपल बाइनरी फिजन की बात करते हैं हम लोग। इफ़ द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन passes through any direction the fission is called simple fission। बाइनरी फिजन कब बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन, जब सेल जो है डिवाइड करेगी, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा किसी भी डायरेक्शन से, चाहे इधर से पास करे, इधर से डिवीज़न हो, या चाहे इधर से डिवीज़न हो, या चाहे इधर से डिवीज़न हो, ऐसे किसी भी प्लेन से डिवीज़न, तो इसको बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन। एग्जांपल है अमीबा। ये देखिए फिगर अमीबा का है, इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है, देख लीजिए। अमीबा था, यहाँ पर अमीबा का पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देखिए न्यूक्लियस कंप्लीट था और डिवाइड हुआ 2 हिस्सों में। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और फिर दोनों अमीबा अलग अलग हो गया। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है, ये ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई फिगर आपको आएगा तो एनसीईआरटी का फिगर ही आएगा। ये अमीबा का डिवीज़न है, बाइनरी फिजन अमीबा। फिगर सीधा करके दिखा दूँ, देखिए सीधा करके, ठीक है। अमीबा था, डिवाइड करना है उसको, उसका न्यूक्लियस पहले 2 हाफ में डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करने लगा, एंड देन अमीबा डिवाइड हो गया 2 हाफ में, 2 डॉटर सेल में। इधर देखिए बाइनरी फिजन का दूसरा टाइप आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो इफ द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन coincides with the transfer axis of individual, the fission is termed transverse binary fission। example paramecium and planaria। important point देखिए, ये जो है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये एक्सिस जो है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। अगर बाइनरी फिजन जो होता है ट्रांसवर्स एक्सिस से होता है, यहाँ से ऐसे होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस से होता है, इस तरह बाइनरी फिजन को बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने मिलता है पारामीशियम में और प्लानेरिया में। ये फिगर जो है ये पारामीशियम का, देखिए यहाँ से सेल डिवाइड कर रही है ऐसे, देखिए पारामीशियम डिवाइड कर गया 2 भाग में। कैसे डिवाइड किया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के लिए करके। पारामीशियम और अमीबा प्लानेरिया में होता है। देखिए पारामीशियम है, ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। फिर तो यहाँ पर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के बारे में। तो इफ द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कोइंसाइड विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल, अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जरिए, ऐसे सीधा, देखिए सीधा डिवाइड हुई यहाँ पे सेल,
इधर हो गई, इधर हो गई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड हुई, तो इस तरह के बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। दिस काइंड ऑफ फ्यूजन इज डेजिग्नेटेड एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। एग्जांपल इग्लेना एंड वोर्टिसेला, इग्लेना एंड वोर्टिसेला। तो फिर दिखा दूँ मैं, एवरीथिंग इज फ्री हियर। टेस्ट के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए, नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लें मुझे, टेलीग्राम पे जाके विजिट करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, नोट्स मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो यार, कमेंट वगैरह करो। और ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। और जो लोग 11th में हैं वो मेरा 11th का कोर्स ज्वाइन कर ले, और जो नीट के हैं वो दोनों कोर्स साथ में लेके चले, 12th वाला भी 11th वाला भी, ठीक है। थैंक यू।